गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नदी जल विवाद, जो राज्य स्तर पर भी है, कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चलते रहते हैं। आज हम उन्हीं की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट। नदियाँ अपने प्राकृतिक रूप में क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। नदियाँ अपने प्राकृतिक रूप में प्रवाहित होती हैं तथा किसी एक राजनीतिक इकाई से नियंत्रित न होकर भू आकृतिक दशाओं के अनुसार बहती हैं। कह सकती हैं जो नदियाँ होती हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं और अपनी ही जो प्रकृति होती है वह किसी राजनीतिक बाधाओं को नहीं मानती है, राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती है। तो नदियाँ अपनी प्राकृतिक रूप में प्रवाहित होती हैं तथा किसी एक राजनीतिक इकाई से नियंत्रित न होकर भू-आकृतिक दशाओं के अनुसार बहती रहती हैं। इनमें प्रवाहित जल ग्रहण क्षेत्र के आकार तथा उच्चावच में अवस्थिति रहती हैं। जहाँ नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है वहाँ जल की मात्रा तो पर्याप्त होती है, लेकिन उसका वितरण हिस्सा उसे उपलब्धता के अनुपात में न मिलकर आगे के अपवाद क्षेत्र में अवस्थित देश या राज्य के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलेगा। आज जल को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का हृदय माना जाता है कि आप सभी जानते हैं, जिस पर सभी आर्थिक क्रियाएं निर्भर होती हैं। अगर किसी भी देश को विकास करना है तो उसके लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी, और जल है तो कल है, और जल की जो मांग है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। बढ़ती मांग, घटती मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र चाहता है कि उस क्षेत्र का विकास हो, प्रत्येक राज्य चाहता है कि उस राज्य का विकास हो। इसके लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की आवश्यकता पड़ेगी। और यही कारण है जो हमारी नदियां हैं वो प्राकृतिक बिना किसी राजनीतिक सीमा के आगे प्रवाहित होती रहती है। और यही कारण है क्योंकि जो राज्य हैं उनकी सीमाओं का विभाजन किसने किया है? मानव ने किया है। और जो नदी है वो कैसे बहती रहती है? प्राकृतिक रूप से नदी बहती रहती है। तो यही कारण है कि जो नदी के जल का बंटवारा, क्योंकि जल है तो कल है, और विभिन्न किसी भी क्षेत्रों का अपना विकास करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। और आर्थिक क्रियाओं के लिए जल को हृदय माना गया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आर्थिक क्रियाएं संपन्न करनी है, अच्छी प्रकार से कृषि का विकास करना है, तो उसके लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ नदी का उद्गम होता है वहाँ जल प्रवाह अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जैसे ही नदी आगे बढ़ती है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे शुष्क मौसम में नदी में जल की कमी हो जाती है, तो जहाँ से नदी का उद्गम होता है वहीं पूरे जल को रोककर उसको काम में ले लिया जाता है। तो आगे का जो क्षेत्र होता है वह सूखाग्रस्त या वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। तो दो अलग अलग राज्य पड़ते हैं, तो उन राज्यों के मध्य नदी के जल को लेकर क्या हो जाते हैं? विवाद हो जाते हैं। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे किसकी? प्रथम हम बात करेंगे कृष्णा नदी जल विवाद। दक्षिण भारत की मुख्य नदी है और कर्नाटक के बीजापुर जिले में देखिए क्या है कृष्णा नदी जल विवाद। 3 राज्य मुख्य हैं इसमें, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों के मध्य इस नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। विवाद का जो मुख्य कारण है वो है आलमती बांध। विवाद का जो मुख्य कारण वो क्या है? आलमती बांध। और आलमती बांध का निर्माण कहाँ किया गया? कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर। जो आलमती बांध है उसका निर्माण कहाँ किया गया? कर्नाटक के बीजापुर जिले में इसी कृष्णा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया। और बांध का निर्माण किया जिसकी वजह से क्या रहा? यह विवाद का मुख्य कारण है। कारण क्या हुआ? इसका जो शिलान्यास किया उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इस आलमती जो बांध था इसका शिलान्यास किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। कब किया था? 1968 में, जिसको बाद में केंद्रीय जल आयोग ने बहुउद्देशीय परियोजना का रूप दे दिया था। जो आलमती बांध था, केंद्रीय जल आयोग ने उसको क्या कर दिया था? बहुउद्देशीय परियोजना का रूप दे दिया गया था। उसमें एक चीज़ निश्चित की गई थी, प्रावधान किया गया था कि जो बांध की ऊंचाई है वह 528 मीटर रखने का प्रावधान उसमें किया गया था कि जो बांध की ऊंचाई है वह कितनी रखनी है? आपको 528 मीटर बांध की ऊंचाई रखनी है। कारण क्या होता है?
कि बांध की ऊंचाई कितनी रखने का प्रावधान था, शिलान्यास कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय प्रधानमंत्री थे, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका शिलान्यास कर दिया और एक प्रावधान किया गया कि बांध की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 528 मीटर। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य ने क्या कर दिया, उस पर आपत्ति जता दी। आंध्र प्रदेश राज्य ने उस पर आपत्ति जताई। कारण क्या था आपत्ति जताने का, कि कृष्णा आपत्ति इसलिए जताई उन्होंने कि जैसे ही बांध की ऊंचाई बढ़ जाएगी, बांध की ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा, मैंने कल जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितनी अधिक बांध की ऊंचाई होगी उतना ही अधिक जल ग्रहण क्षमता उसकी बढ़ जाती है। कोई भी बांध होता है जितनी अधिक उसकी ऊंचाई होती है उतना ही जल संग्रहण क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र उसका बढ़ जाता है और उतने ही अधिक क्षेत्र को वह सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। क्यों? क्योंकि जल का दबाव पड़ेगा तो उतनी ही अधिक क्षेत्र में वह सिंचाई उपलब्ध करवा सकता है। तो जैसे ही बांध की ऊंचाई बढ़ेगी, बांध की ऊंचाई बढ़ेगी तो जितना भी जल है वहाँ रोक लिया जाएगा। तो इसमें आंध्र प्रदेश को यही आपत्ति थी कि जैसे ही बांध की ऊंचाई बढ़ेगी, बांध की ऊंचाई बढ़ने से जो कृष्णा नदी का जो प्राकृतिक जल प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कृष्णा नदी का प्राकृतिक जो जल प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, जल प्रवाह कम हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, आंध्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, जुराला परियोजना, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर परियोजना, इन सभी परियोजनाओं को जल नहीं मिलेगा। जब कोई भी परियोजना है और उसको जल नहीं मिलेगा, क्या वह परियोजना कार्य करेगी? नहीं करेगी। तो यही कारण था कि आंध्र प्रदेश ने इसका बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर क्या की थी, आपत्ति दर्ज की थी कि जैसे ही बांध की ऊंचाई बढ़ जाएगी, बांध की ऊंचाई बढ़ने से कृष्णा नदी का जो जल प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आंध्र प्रदेश की इन परियोजनाओं को जल उपलब्ध नहीं हो सकेगा। जिसमें जुराला है, सेलम है, नागार्जुन सागर, इन परियोजनाओं को जल नहीं मिलेगा। इन जो राज्य हैं इनके लिए जल का बंटवारा किया गया, लेकिन उत्तरी कृष्णा जो परियोजना है उसके लिए जल जो निर्धारित किया गया 173 टीएमसी फुट पानी उसके लिए उत्तरी कृष्णा परियोजना के लिए निर्धारित किया गया। अब इतने जल में ये सारी परियोजनाएं कार्य नहीं कर सकती हैं। कारण क्या था कि आंध्र प्रदेश को 811 टीएमसी फुट पानी, कर्नाटक को 734 टीएमसी फुट पानी तथा किसकी बात करें, एक और कौन बच गया, महाराष्ट्र, उसको 656 टीएमसी फुट पानी का सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि इनको इस अनुपात में पानी दिया जाए। लेकिन अगर हम बात करें उत्तरी कृष्णा परियोजना, उसके लिए सिर्फ 173 टीएमसी फुट पानी ही मिला। कारण क्या था, इतने जल में ये सारी परियोजनाएं संचालित नहीं की जा सकती हैं। यही कारण था जो कृष्णा नदी था वो जल विवाद का मुख्य कारण रही थी। जो कृष्णा नदी है वो जल विवाद का मुख्य कारण रही थी। एक कारण और होता है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, आप सभी जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में ही उनमें पानी उपलब्ध रहता है, बाकी समय में जो नदियां हैं वो शुष्क हो जाती हैं। तो पानी को एक जगह रोक लिया जाएगा तो कारण क्या होगा, आगे वाली जितनी भी परियोजनाएं हैं उनके लिए जल पर्याप्त नहीं रहेगा। यही कारण है कि जो कृष्णा नदी है वह जल विवाद का कारण बनी हुई है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य, क्योंकि सभी को अपने औद्योगिक या जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको संचालित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है और वह क्षेत्र तभी विकास कर सकता है जब उन्हें पूर्ण रूप से या उन्हें मांग के अनुसार जल उपलब्ध करवा सकें। तो यही कारण है कि कृष्णा नदी जो है वह जल विवाद सुर्खियों में रहा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कावेरी जल विवाद की। कावेरी की अगर हम बात करें, दक्षिण की गंगा के रूप में एक सुविख्यात नदी का नाम कावेरी। एक चीज़ और बताई थी इस नदी के बारे में, ऐसी नदी है जहाँ वर्ष भर पानी रहता है। कावेरी नदी की बात करें, बहुत सुर्खियों में रहती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी के मध्य विवाद का कारण है। केंद्र सरकार अपनी बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी कह रहा है, तमिलनाडु और कर्नाटक, सही है। तो कावेरी जल विवाद की अगर हम बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटक, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। अब कारण क्या है वो सुन लीजिए। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है केरल में होता है, केरल के मुर्ग जिले में, सही है। वहाँ से कावेरी नदी कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के बाद कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मतलब कह सकते हैं कि 3 राज्यों से बहती है, पहले केरल में निकलेगी, फिर कर्नाटक में और फिर तमिलनाडु में। अब कर्नाटक अगर उस जल को वहीं रोक लेगा तो जब तमिलनाडु है वो क्या हो जाएगा,
तमिलनाडु की जितनी भी परियोजनाएं क्या वो कार्य करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि जब उसको जल उपलब्ध नहीं होगा तो परियोजनाएं नहीं चलेंगी। कावेरी जो नदी है उसकी लंबाई है 802 किलोमीटर। कावेरी जो नदी है उसकी लंबाई है 802 किलोमीटर। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? इसमें आदेश दिया, कर्नाटक को आदेश दिया कि तमिलनाडु को 9000 क्यूसेक प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को आदेश दिया कि 9000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन क्या कराएगा? वह तमिलनाडु को उपलब्ध कराएगा। क्योंकि देखिए नदी पहले कहाँ जाती है? केरल के बाद कर्नाटक में जाती है, फिर तमिलनाडु में जाती है, वे वो बंगाल में गिरती है। नदियों की स्थिति में मैंने आपको पूरा बताया है। तो पहले कर्नाटक में जाएगी, तो कर्नाटक को आदेश दिया कि भैया आप जल को रोकिए मत और प्रतिदिन 9000 क्यूसेक पानी किसको दीजिए? आप तमिलनाडु को दीजिए। लेकिन आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ राजनीतिक विवाद मुख्य रहते हैं और कर्नाटक ने मना कर दिया। कर्नाटक की सरकार ने मना कर दिया कि हम इस प्रकार से किसी भी जल तमिलनाडु को नहीं देंगे। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, उसमें जो मुख्यमंत्री थी कौन थी? जयललिता। उन्होंने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय में गुहार की और जिसके अकॉर्डिंग अब वर्तमान समय में अधिक विवाद उलझा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो कर्नाटक है 1000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन के हिसाब से तमिलनाडु को दे रहा है। यही कारण है कि यह जो कावेरी नदी है वह जल विवाद का मुख्य कारण बनी हुई है। जो कावेरी नदी है वह जल विवाद का मुख्य कारण बनी हुई है। वर्तमान समय में भी कर्नाटक मात्र 1000 क्यूसेक पानी ही तमिलनाडु को प्रतिदिन प्रदान कर रहा है। यही कारण है कि यह जो कावेरी नदी है वह जल विवाद का मुख्य कारण बनी हुई है। एक्चुअली होता क्या है, जो नदियाँ होती हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं और अपनी ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं, लेकिन जो राज्यों की सीमाएं बनाई हैं वो मानव द्वारा निर्मित हैं। तो मानव क्या करता है? जगह जगह बांध बना लेता है और आगे वाले राज्य का जल रोक देता है, यहीं से विवाद चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने बात करी कौन सी? कावेरी जल विवाद की। यमुना नदी जल विवाद की बात करते हैं। यमुना नदी जल विवाद आप सभी जानते हैं गंगा की सहायक नदी। यमुना हरियाणा है, यूपी, राजस्थान, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश, इन सभी की संयुक्त परियोजना या यमुना नदी इन सभी क्षेत्रों से। तो सबसे पहले यमुना जो जल समझौता हुआ था, यमुना समझौता हुआ था 1954 में। यमुना जल समझौता 2 राज्यों के मध्य हुआ था, एक था उत्तर प्रदेश, दूसरा था हरियाणा। एक था उत्तर प्रदेश, दूसरा था हरियाणा। 1954 में एक समझौता हुआ, यमुना जल समझौता 2 राज्यों के मध्य हुआ था, यूपी और हरियाणा के मध्य, जिसमें यमुना का जो जल है उसका स्वतंत्र प्रतिशत हिस्सा किसको दिया जाए? हरियाणा को। हरियाणा को कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाए? 77%। और कितना बच गया? 23। ये किसका? यूपी का। दोनों के मध्य 1954 में एक समझौता हुआ था, यमुना जल समझौते के नाम से उसको जाना जाता है, कि हमने जल का बंटवारा कर दिया। हरियाणा का है 77% और 23% किसका है? यूपी का है। लेकिन 1995 में एक बोर्ड का गठन हुआ जिसको ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन कहते हैं, 1995 में। तो और एक और इसमें चीज़ शामिल आई कि 1994 में एक धारा लगी जिसमें प्रावधान यह किया गया था कि यमुना नदी का जल कभी भी अगर यमुना नदी में जल की आपूर्ति होती है तो वह सबसे पहले दिल्ली उसके जल का उपयोग करेगी। यमुना नदी में अगर कभी भी जल की आपूर्ति होती है तो सबसे पहले दिल्ली उसका उपयोग करेगी। यही कारण है कि जिसके कारण इस धारा के कारण ही सभी राज्यों में इसके लिए जल का विवाद बना हुआ है। एक धारा लगाई थी, धारा का नाम था 7(3) एक धारा। इसके अकॉर्डिंग ये बात आई थी 1994 में कि यमुना नदी में जब भी कभी जल की आपूर्ति होगी तो सबसे पहले उस जल का उपयोग कौन करेगा? दिल्ली करेगा। आप सभी जानते हैं कि लाल किले के पास से जो नदी निकलती है कौन सी है? यमुना नदी है। तो उस नदी का जल का उपयोग कौन करेगा? दिल्ली करेगा। यही कारण है कि इस धारा के कारण ही इन सभी राज्यों के मध्य क्या बना हुआ है? विवाद का विषय बना हुआ है। दिल्ली को भी आप सभी जानते हैं कि अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है और अन्य जो राज्य हैं, अब हरियाणा और यूपी के मध्य जो समझौता हुआ, अगर दिल्ली पहले ही जल को रोक लेगी तो क्या यूपी तक जल पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यही कारण है कि इन सभी राज्यों के मध्य क्या बन गया? यह एक विवाद का विषय बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेते हैं। सही है, देखिए जी,
नेक्स्ट लेते हैं गंगा जल भारत बांग्लादेश। गंगा जल विवाद भारत और बांग्लादेश। गंगा जल विवाद कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। देखिए क्या है, आप सभी जानते हैं गंगा नदी है, भारत में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में, और उसके बाद क्या कहाँ प्रवाहित हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो गंगा नदी जल विवाद की अगर हम बात करें, दरअसल यह जो विवाद है कोलकाता बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कोलकाता बंदरगाह से। कोलकाता बंदरगाह से आप सभी जानते हैं बंदरगाह पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिए, जिसके कारण अत्यधिक गाद की मात्रा नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण हमारे जो बंदरगाह हैं वे वर्ष भर खुले रहे, सामान को आसानी से लाया और ले जाया जा सके। तो इसका जो जल विवाद है उसका मुख्य कारण क्या है? कोलकाता बंदरगाह है। हिमालय से जो गंगा निकलती है तेज प्रवाह के साथ निकलती है। यूपी और बिहार की अगर हम बात करें, वहाँ तेज प्रवाह के साथ निकलती है। कह सकते हैं कि जब गंगा नदी बिहार, यूपी और बिहार में रहती है, उस समय तक गंगा में जल का जो प्रवाह रहता है वह किस प्रकार का रहता है? तेज पाया जाता है। और बिहार की सीमा तक भी इसका प्रवाह तेज रहता है। कारण क्या है? क्योंकि दूसरी अनेक नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं। आप सभी जानते हैं यमुना की जितनी भी सहायक नदी हैं वो चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सारी नदियाँ आके गंगा में मिल जाती हैं, जहाँ पर इसको पर्याप्त जल आपूर्ति हो जाती है और यह नदी अपने तेज प्रवाह के साथ बहती है। लेकिन बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश के साथ ही इसका जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब नदी डेल्टा का निर्माण करती है तो अनेक शाखाओं में होकर बहती है। तो जैसे ही यह पश्चिम बंगाल में जाती है या बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है, उस समय नदी का वेग है वो क्या हो जाता है? अत्यधिक कम हो जाता है। यह पद्मा तथा गंगा में अलग अलग नदियों में बढ़ जाती है। पद्मा देखिए, एक ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा मिलती है और फिर वो मेघना के नाम से क्या करती हैं? पद्मा के नाम से क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलकर मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और जो ब्रह्मपुत्र है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश में नदी का जल कम हो जाता है, आप सभी जानते हैं कि जो बांग्लादेश है उसमें खेती के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? गंगा पर निर्भर है। तो हमने क्या किया, कोलकाता के पास एक हल्दिया, या कह सकते हैं कि पहले तो हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में बहती हुई दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं। गंगा को किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से जानते हैं। और दूसरी ब्रह्मपुत्र आती है जिसको बांग्लादेश में किसके नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। दोनों शाखाएं मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कह सकते हैं कि सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है अनेक धाराओं में बहते हुए। वहाँ पर जो नदी है, नदी का ढाल अत्यधिक कम हो जाता है। नदी का ढाल कम हो जाता है तो जितनी भी सामग्री वह अपने साथ लेके आती है, और साथ जितना भी लेके आती है वह क्या कर देती है? उसको निक्षेपित करती जाती है और अनेक शाखाओं में होकर बहना प्रारंभ कर देती है। अनेक शाखाओं में होकर बहना प्रारंभ करती है, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा के इसी प्रवाह पर स्थित कोलकाता बंदरगाह को आवश्यक रूप से जल उपलब्ध कराने के लिए हमने क्या किया? 1974 में एक बांध का निर्माण कर दिया। बांध का नाम था फरक्का बांध। हमने एक बांध का निर्माण कर दिया, फरक्का बांध। और उसका मुख्य कारण क्या था कि जब मौसम शुष्क हो तो हम जल को छोड़ देते हैं कोलकाता बंदरगाह पर, ताकि जो हमारे जहाज़ हैं वो आसानी से आ सकें और जा सकें। आप सभी जानते हैं। तो हमने क्या किया, 1974 में फरक्का बांध बनाया ताकि शुष्क मौसम में जहाज़ पतन तक पहुंच सके और पतन जो है गाद रहित रहे। हमने क्या किया, फरक्का बांध का निर्माण कर दिया। बांग्लादेश को यह आपत्ति है, कौन सी आपत्ति है, कि सूखे के मौसम में भारत सारा जल बंदरगाह पर छोड़ देता है, बंदरगाह की तरफ मोड़ देता है, जिसके कारण मेघना पद्मा में पानी की जो मात्रा है वह पर्याप्त नहीं रहती है।
जैसे ही शुष्क मौसम आता है, फरक्का बांध का जो मोड़ है, हम कह सकते हैं कि जितना भी पानी हम फरक्का बांध में रोक लेते हैं, फरक्का बांध में रोकते हैं, जैसे ही मौसम शुष्क रहता है हम उसको किधर मोड़ देते हैं, कोलकाता बंदरगाह की तरफ मोड़ देते हैं। कारण क्या है कि हमारे जितने भी जहाज हैं वो आसानी से पतन तक पहुँच सके, सही है, और पतन जो है वह गाद मुक्त रह सके। तो जितना भी पानी हम मोड़ देंगे तो जो आगे की नदियाँ हैं उनमें जल का प्रवाह कम होगा या नहीं। जो गंगा नदी बांग्लादेश में गिरती है वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता है। दूसरा इन्होंने कहा, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, आप सभी जानते हैं नदियाँ भरमार बहती हैं। उत्तरी भारत की अगर हम बात करें, कोसी नदी बिहार का सोग दामोदर लगा लीजिए, उस पर बांध बनने से वर्तमान स्थिति ऐसी है कि उसको पश्चिम बंगाल का शोक नहीं कहा जाता। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है हम उस फरक्का बांध के गेट खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से जल की आपूर्ति अधिक हो जाती है, इसलिए हम उसके गेट खोल देते हैं। अब जैसे ही गेट खोलते हैं तो बांग्लादेश में भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। तो यह जो गंगा नदी है यह भारत और बांग्लादेश के विवाद का कारण बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही जल कम होता है हम क्या कर देते हैं, उनका जल बंद कर देते हैं और अपनी बंदरगाह की तरफ जल खोल देते हैं ताकि हमारे जहाज आसानी से आ जा सके। दूसरा, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में उनके पास ही क्या है, पर्याप्त पानी है, लेकिन ऐसे समय में हम क्या कर देते हैं, हमारे फरक्का बांध के गेट खोल देते हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में क्या आ जाती है, भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। या तो सूखे की स्थिति में बांग्लादेश रहता है या बाढ़ वाली स्थिति में रहता है। तो इसी कारण क्या, जो गंगा नदी है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह नदी विवाद का कारण बनी हुई है। एक सिंधु नदी समझौते की बात और करेंगे कि भारत और किसके बीच, पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर एक जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसको सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि सिंधु सतलज और चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब नदियों का पानी का उपयोग भारत करेगा। देखिए, पूर्व की 3 नदियों के पानी का उपयोग भारत करेगा, पश्चिम की 3 नदियों का जल का प्रयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो उस समय इस समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल का उपयोग भारत करेगा, और इसके अतिरिक्त भारत उन नदियों के जल के बदले पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपए एक मुश्त प्रदान किए अदा करेगा। और 1960 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको सिंधु नदी संधि के नाम से भी जाना जाता है, और प्रतिवर्ष इसकी बैठकें होती हैं ताकि उस जल विवाद को सुलझा सके। लेकिन कारण यही रहता है कि भारत सरकार ने इन दोनों नदियों पर बहुत सारी परियोजनाएं बना ली हैं, जिसका पाकिस्तान हमेशा विरोध करता रहा है। पाकिस्तान के साथ भी यही समस्या है, क्योंकि हमने क्या किया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कर लिया, जल को रोक दिया और उनका मोड़ किधर कर दिया, भारत की तरफ कर दिया। अब पाकिस्तान को जब जल उपलब्ध नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, और दूसरा उसको खतरा ये भी रहता है कि अगर युद्ध काल की स्थिति बनती है तो उस समय हम अपने जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जितने भी बांध हैं, अगर हम उन सभी का गेट एक साथ खोल देंगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। तो बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण पाकिस्तान डरा हुआ है, और ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिसके कारण भी पाकिस्तान खौफ में जीता है। तो दोनों ही डर से वो समय समय पर इन जो परियोजनाएं हैं इनका विवाद, इनका क्या करता रहता है, विरोध करता रहता है। जम्मू कश्मीर में अपनी जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सभी का क्या करता रहता है, पाकिस्तान विरोध करता रहता है। विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह इस विरोध को प्रदर्शित करता है। कारण यही 2 है, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता, जिससे उसकी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा, अगर कभी युद्ध काल की स्थिति बने, और दूसरा रीज़न यह भी रहता है कि भारत अपना दबाव बनाने के लिए भी इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग कर देता है। तो दूसरा खतरा उसको ये भी है कि अगर भारत एक साथ सारे गेट खोल देगा तो पाकिस्तान डूब जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, इसलिए भारत से जो पाकिस्तान है समय समय पर इन परियोजनाओं का विरोध करता रहता है। आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन सुनिए कि जो कावेरी जल विवाद है कौन किन किन राज्यों के मध्य है। ठीक है, कावेरी नदी के उद्गम के बारे में बताएंगे आप मुझे, और उसका उद्घाटन किसने किया था। सही है, शिलान्यास किसने किया था। एक होता है शिलान्यास, एक होता है उद्घाटन, 2 अलग अलग होते हैं। और कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में बताएंगे आप कि कौन कौन सी परियोजनाओं के लिए जल की कमी हो रही है। कृष्णा नदी जो जल विवाद है उसमें कौन सी परियोजनाओं के लिए जल की कमी हो रही है। इन तीनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।